Dear students, in our previous lecture, we had seen a few examples of addition polymers and as to their importance and significance. Now, after becoming familiar with those, let's move forward to the mechanism of addition polymerization. So, what are addition polymers? We all know. क्या होते हैं addition polymers? एडिशन पॉलीमर्स वो पॉलीमर होते हैं जो सीक्वेंशियल एडिशन से बनते हैं. किसके? मोनोमर्स के. किस पे? टू एन एक्टिव साइट बाय अ चेन रिएक्शन, या हम कह सकते हैं कि बाय सिंपल लिंकिंग ऑफ मोनोमर्स. एक मोनोमर दूसरे मोनोमर के साथ लिंक होता चला जाता है बिना किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल के एलिमिनेशन से, सिर्फ जुड़ते चले जाते हैं और इस तरह हमारी श्रृंखला या चेन बढ़ती जाती है. इसीलिए हम इसको, जो हमारे एडिशन पॉलीमर्स होते हैं, इनको चेन ग्रोथ पॉलीमर्स भी कहते हैं. तो इनके गुण देखें कुछ हम कि क्या है, मैकेनिज्म किस तरह से ये होता है. बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एडिशन पॉलीमर्स और इसकी मैकेनिज्म एडिशन पॉलीमराइजेशन की काफी पूछी भी जाती है. पहली चीज तो आप समझ ही गए होंगे कि मोनोमर्स जो होते हैं वो किस तरह से एडिशन तभी तो पॉसिबल होगा जब उसमें क्या हो, अनसैचुरेशन. अनसैचुरेशन होता है तो लिंक होते चले जाते हैं एक दूसरे से. नो साइड प्रोडक्ट और न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड. अब अनसैचुरेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन चेंजेस टू sp3 बिकॉज सिंगल बॉन्ड बनेगा. sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रेन में है, नॉर्मल नहीं है. कार्बन का नॉर्मल स्ट्रक्चर तो टेट्राहेड्रल होता है. इसमें क्या है, क्योंकि दो पाई ऑर्बिटल्स लेटरली ओवरलैप करते हैं. और क्यों करते हैं? मजबूरी में, क्योंकि उनको कार्बन की टेट्रावैलेंसी पूरी करनी है. तो जैसे ही उनको ऐसा मौका मिलता है कि वो ओपन अप हो सके, यानी कि जैसे आप झुक के खड़े हो, तो जैसे ही आपको मौका लगेगा आप सीधे, आपने को पनिशमेंट मिला, आप झुक के खड़े हुए तो तुरंत नजर चूकी तो आप सीधे हो जाएंगे. दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग, बिकॉज अंडर स्ट्रेन में रहना किसी को पसंद नहीं है. तो ये भी स्ट्रेन में है. दिस इज द रीजन फॉर द रिएक्टिविटी, क्योंकि एक किस्म का स्ट्रेन ही तो है, नॉर्मल तो एंगल है नहीं इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन में. तो जैसे ही मौका मिला एक से दूसरे तक कनेक्ट हुए, तुरंत एक के बाद एक हमारे डबल बॉन्ड खुलते चले गए और जुड़ते चले गए. तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया किसमें? sp3 में. ऑटोमेटिकली स्ट्रेन रिलीव होगा तो रिएक्शन कैसा होगा? एक्सोथर्मिक, थर्मोडायनेमिकली फेवर्ड. एम्पेरिकल फॉर्मूला एज यू नो विल रिमेन द सेम, यानी कि एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बीच का फर्क तो आपको मालूम ही है. जैसे कि मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट्स हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट मतलब H2O, ऑफ कार्बन मतलब C. तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया इसका? CH2O. ये इसका रेशियो, मतलब जो इसमें एटम्स लगे हैं उसका रेशियो. अब वही जब हमारा ग्लूकोज है तो इसको आप डबल कर दीजिए, ट्रिपल कर दीजिए, तो क्या बन गया? ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6. यानी कि हमने इसका एम्पेरिकल तो देखा, तो क्या था? CH2O. अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया C6, मतलब 6 से मल्टीप्लाई, तो H भी 6 से मल्टीप्लाई, H12O 1 से मल्टीप्लाई, यानी कि 6. तो कहने का मतलब है इसमें तो एम्पेरिकल फॉर्मूला वो ही रहता है, क्योंकि किसी किस्म से कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं रिएक्ट कर रहे हैं, खाली बॉन्ड खुल रहे हैं. तो फॉर्मूला उतने ही को हम n टाइम्स, क्योंकि उतनी रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं, तो इसलिए इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है वो सेम रहेगा, क्योंकि कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं रिएक्ट कर रहे हैं, सिर्फ बॉन्ड खुल रहे हैं. और जो छठा पॉइंट है नोट करने का वो है कि कार्बन चेन की जो है वो इंक्रीज होगी लेंथ, और बहुत जल्दी तुरंत ही खुल के रिएक्ट होते हैं. तो जिससे अब मोनोमर से क्या बन गया? N. अब ये बहुत सरल तरीका देखिए आपको. N यानी N रिएक्ट करे, जो चीज आपने पहले लगाई है अब वही आप यहां लगा लेंगे बाद में. तो कितने बन गए? N ही रिपीटिंग यूनिट्स. रिपीट कौन कर रहा है? क्योंकि इनके बीच का बॉन्ड खुल रहा है, तो जहां बॉन्ड खुलेगा वही यूनिट्स क्या हो जाएंगी? अब रिपीटिंग यूनिट. यहां से खुला, यहां से खुला, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर. ऐसे ही अगले में खुलेगा तो उसका भी एक एक इलेक्ट्रॉन. तो वो इस तरह श्रृंखला में एक इसका और एक अगले का कार्बन का, तो वो जुड़ेंगे तो एक बॉन्ड बन जाएगा. कहने का मतलब है ये बन गई हमारी रिपीटिंग यूनिट. N हमने यहां लिया है, N हमारे मोनोमर्स के यूनिट रिएक्ट करें तो N ही हमको क्या मिलेंगे? रिपीटिंग
यूनिट्स, यानी कि हमारे जो पॉलीमर का है वो फॉर्मूला अब आप देख रहे हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है यहां भी क्या था, C2 1 2 3 3 6 1 2 3, C3 ये हो गया 3 3 6, C3H6, तो यहां भी तो वही रहा है, C1 2 3 3 ये हाइड्रोजन, एक ये एक ये एक ये, तो 6, C3H6 क्या हो गया पर n टाइम्स, सो एम्पेरिकल फॉर्मूला इज रिमेनिंग द सेम। अब हम देखें कि डिफरेंस क्या होता है फिर हमारे इस किस्म के पॉलीमराइजेशन के मैकेनिज्म में, जिसको हम कहते हैं चेन ग्रोथ, और एडिशन पॉलीमराइजेशन, और दूसरा पॉलीमराइजेशन जो कि होता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन जिसको हम कहते हैं स्टेप अप या स्टेप ग्रोथ। फर्क ये होता है कि चेन ग्रोथ में क्या होगा, रिएक्शन जो है एक्टिव साइट में होता है, क्योंकि इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होते हैं। और एक्टिव साइट कैसे जनरेट होती है अभी हम मैकेनिज्म में देखेंगे, एक इनिशिएटर से, क्योंकि इनिशिएट करने वाला कुछ चाहिए, यानी कि मैकेनिज्म को शुरुआत करने वाले स्पीशी को कहते हैं इनिशिएटर, तो उससे एक्टिव साइट जनरेट होती है। लेकिन स्टेप ग्रोथ में नहीं है। स्टेप ग्रोथ में क्या है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, तो फंक्शनल ग्रुप्स की वजह से ही आपस में दो मोनोमर्स जो हैं वो रिएक्ट करेंगे। दूसरा चेन ग्रोथ जो है उसमें हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर बन जाते हैं जल्दी ही, क्योंकि तुरंत होता है, चेन बढ़ती चली जाती है मैकेनिज्म से। लेकिन स्टेप ग्रोथ में यही जो है स्टेप वाइज होता है। स्टेप वाइज यानी पहले दो फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट करेंगे, एक एलिमिनेशन होगा न्यूट्रल मॉलिक्यूल का, फिर नेक्स्ट टू फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट करेंगे। इस तरह से स्टेप्स में जो है हमारा पॉलीमर बढ़ता है। तो इसलिए हाई मॉलिक्यूलर वेट फॉर्म जो पॉलीमर बनेगा वो एकदम से नहीं बनेगा, वो लेटर स्टेज में बनेगा, जब इस तरह ये मैकेनिज्म रिपीटेडली होता रहे। जबकि चेन ग्रोथ में अर्ली स्टेज में ही, क्योंकि इतना क्विक मैकेनिज्म है ये, तो उसमें अर्ली स्टेज में ये बन जाता है। अब आप कहेंगे क्या ये एडिशन पॉलीमराइजेशन एक ही किस्म के मोनोमर्स में होता है? एक ही किस्म के मोनोमर्स में भी हो सकता है, अलग किस्म के भी। अब हमने अभी तक जो एग्जाम्पल देखे थे ज्यादातर इससे पहले, वो सारे हमारे थे एक किस्म के मोनोमर्स। यानी कि अगर पीवीसी बना पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो उसका मोनोमर क्या है, ये विनाइल क्लोराइड। एक से है तो कैसा हो गया, होमोपॉलीमर। ऐसी पॉलीइथाइलिन, पॉलीस्टाइरीन, एक ही किस्म के मोनोमर हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोपॉलीमर नहीं बनते। इनफैक्ट कोपॉलीमर थोड़ी प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए और बेटर करने के लिए विशेष किस्म के कोपॉलीमर्स जो हैं वो प्रिफर्ड भी होते हैं और बनते भी हैं। जैसा एक उदाहरण सिर्फ एक ही लिखा है यहाँ कि वो क्या है, देखिए 1 2 3 4 ब्यूटाडाइन, 1 3 डाइन ब्यूटाडाइन, और ये स्टाइरीन है, इससे आप फेमिलियर ही हैं। अब यहाँ स्टाइरीन और ये, इसमें भी देखिए क्या है, डबल बॉन्ड, इसमें भी है डबल बॉन्ड। क्या होगा, यहाँ से ये डबल बॉन्ड खुला, इससे जुड़ गया, फिर इधर ये जब डबल बॉन्ड खुलेगा तो नेचुरली एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इधर इनिशिएशन हुआ था इधर से, तो अब इस तरह ये जुड़ते जाएंगे चेन। जैसे ये जुड़ा फिर ये अगला वाला फिर इस CH2 से जुड़ेगा। कहने का मतलब है पॉलीमराइजेशन में आपके जो हमारी ये यूनिट है ये क्या हो गई, ये हो गई हमारी CH2 CH, क्योंकि ये खुल गया जहां डबल बॉन्ड है, इधर भी खुल गया, CH2 CH2 CH C6H5, क्योंकि इसका भी खुला। तो ये बीच के दो जो हमारे कार्बन्स हैं ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रह जाएंगे, तो इसलिए इनके बीच में ये डबल बॉन्ड, क्योंकि जब डबल बॉन्ड खुलेगा तो दो इलेक्ट्रॉन से बनता है एक बॉन्ड, तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे एक इस कार्बन पे। इसी तरह जब ये वाला जब डबल बॉन्ड खुला CH2 CH का, तो एक इस पे एक इलेक्ट्रॉन इस पे, तो अब इस पे और इस पे जो एक एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा उनमें पेयरिंग हो जाएगी, जिससे कि हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एक डबल बॉन्ड। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये टर्मिनल जो है हमारे डबल बॉन्ड्स ये बना रहे हैं आगे को चेन पॉलीमर्स, और ये हो गई इसकी रिपीटिंग यूनिट, क्योंकि एक ब्यूटाडाइन की और एक स्टाइरीन की। फिर इसी तरह इधर भी चेन बढ़ती चली जाएगी, इधर की तरफ भी बढ़ती चली जाएगी। इसको कहते हैं ब्यूनाएस, मतलब ब्यूनाएस मीन्स द रबर दैट इज फॉर्म्ड, दैट इज ब्यूटाडाइन
एंड स्टाइरीन। अब जब हमने रिपीटिंग यूनिट्स की बात करी है तो कभी कभी पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो हम देख लें कि मान लीजिए आपको ये दिया है ये पॉलीमर, अगर एन करके दिया है तब तो कोई दिक्कत नहीं, जिस मोनोमर के आगे एन लगा है वो ही उसका क्या होता है, रिपीटिंग यूनिट, क्योंकि वो ही एन फिर ब्रैकेट के बाद आप लगाएंगे क्योंकि उतने एन टाइम्स हो जाएगा। अब जब इस तरह से मान लीजिए कोई पॉलीमर दिया है तो आप देखेंगे कि कितने कितने कार्बन बाद यूनिट रिपीट हो रही है। जैसे मैंने यहाँ दिखा रखा है, यह है CH2 CH Cl। अब हम अगला देखें तो अगले में फिर आ गया CH2 फिर CH फिर Cl, यानी कि ये यूनिट लगातार रिपीट होती चली जा रही है। तो इसका मतलब इसका मोनोमर जो है वो क्या है, विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड जो कि कैसा है, होमोपॉलीमर, क्योंकि एक से है। अब हम देखें ये दूसरा उदाहरण। अब दूसरे में देखिए रिपीटिंग यूनिट किस तरह से है, C। अब दोनों तरफ हमने इस तरह लिखा है क्योंकि इधर भी चेन बढ़ रही है, तो हम यहाँ बंद नहीं करेंगे क्योंकि इधर को भी चेन बढ़ सकती है, उधर को भी बढ़ती है, दोनों तरफ से जब ये डबल बॉन्ड खुलेगा। अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे हमने क्या लगाया, सिर्फ क्या लगा लेते हैं, एक डबल बॉन्ड विनाइल क्लोराइड बनाने के लिए, क्योंकि हमें मालूम है डबल बॉन्ड ही खुलेगा तभी जाके ये रिपीटिंग यूनिट बनती है, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड और जो मोनोमर है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब यहाँ पे देखिए CH2 C Cl डबल बॉन्ड CH C CH3। अब यहाँ ये डबल बॉन्ड रिटेन्ड रह गया है, इसका मतलब क्या होगा, ये कैसे बना डबल बॉन्ड, ये ऐसे बना होगा क्योंकि एक डबल बॉन्ड यहाँ रहा होगा, एक इधर रहा होगा, और जब वो खुला तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ रह गए, तो उन दोनों ने यहाँ बीच में डबल बॉन्ड बना लिया, क्योंकि टर्मिनल ये एडिशन होता है कोने के डबल बॉन्ड से, एंड में जो अनसैचुरेशन होता है। अब हम देखें क्या ये यूनिट रिपीट कर रही है। इसी तरह देखिए CH2, यहाँ भी क्या है CH2 CCl, जैसा यहाँ था CCl, फिर डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, और उसके बाद फिर से CH CH3, और यही सिलसिला चलते जा रहा है आगे को। यानी कि ये यूनिट को हम निकाल करके एज सच रख लेते हैं यहाँ, तो वो हमारी हो गई वो मोनोमर, उसको हमने रख लिया पहले यहाँ एज सच। और हमें मालूम है ये रिपीट कब करेगी यूनिट, जब इसमें दोनों सिरों पे दोनों कोनों पे क्या होगा, डबल बॉन्ड, तो वहां हम डबल बॉन्ड लगा लेते हैं, तो हमारे क्या बन गया, मोनोमर बन गया। तो इसका जो मोनोमर है ये कोने पे लगाते हैं। ये बीच का डबल बॉन्ड कैसे आया, ये पहले से नहीं था प्रेजेंट, ये तो जब इधर से खुली यूनिट और इधर से खुला का ये कार्बन, तब ये दोनों की वैलेंसी एक एक कम हुई, एक इलेक्ट्रॉन इधर छूटा, एक इलेक्ट्रॉन इधर, और दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, यहाँ डबल बॉन्ड। तो ये भी क्या है, इस तरह से रिपीट लगातार हो रहा है, तो यानी कि ये भी क्या है, होमोपॉलीमर। So these two are examples of homopolymers. Now let us take another example, because ये थोड़ा फर्क है पहले के एग्जाम्पल से, of this type of a polymer. पॉलीमर दिया है, अब हमें लिखनी है कि इसमें रिपीटिंग यूनिट क्या है। अब हम जरा देखें कि इसकी रिपीटिंग यूनिट क्या है। तो CH CH3 CH2, उसके बाद फिर CHH, फिर CHF, यानी कि ये और ये तो रिपीटिंग यूनिट नहीं है। अब इसके बाद देखें CH CH3, अब आई हमारी रिपीटिंग यूनिट जो शुरू में था CH CH3, फिर CH2 था तो CH2, फिर उसके बाद एक और C और H2 CH2, फिर CHF तो CHF। मैंने डॉटेड लाइंस बना रखी हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, सो दैट वन रिकलेक्ट्स कि यही लाइन क्या हो रही है यहां से, मतलब ये एक हमारा यूनिट है और यही यूनिट फिर यहाँ रिपीट हो रहा है, यानी कि ये क्या है, रिपीटिंग यूनिट। तो चलिए अब हम इसको नीचे लिख लें। अब हम कैसे लिखेंगे ये रिपीटिंग यूनिट्स को। अब हम देखें ये 4 यूनिट अगर एक सी होती, और मैं आपको पहले बता चुकी हूं, मालूम है आपको एडिशन पॉलीमराइजेशन में डबल बॉन्ड्स ओपन अप होते हैं। तो मान लीजिए कि ये एक यूनिट है, यहाँ एक डबल बॉन्ड होता, और ये इसी एक यूनिट के अंदर ये एक कोना है, कहने का मतलब है, और ये दूसरा कोना है, और यहां भी एक डबल बॉन्ड होता। जब ये खुलते और जुड़ते तो कोने के खुल गए हैं तो बीच में डबल बॉन्ड रह जाता,
ठीक है। पर जो हमारी इससे ये यूनिट बनी, इसने पूरे हिस्से को हम अलग करें तो क्या वहां ऐसा है? ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है, क्योंकि इधर से भी खुलती इधर से भी खुलती, जैसे हमने इससे पहले के एग्जाम्पल, तो हमारे पॉलीमर में ही इटसेल्फ क्या होता है यहाँ पे, इधर डबल बॉन्ड, क्योंकि कोने के तो खुल गए हैं तो इन दोनों कार्बन की वैलेंसी एक एक कम हो गई, तो ये आपस में क्या बना लेते, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहां छूटा एक इलेक्ट्रॉन यहां छूटा, जब कोने के डबल बॉन्ड खुले इन दोनों ने ओवरलैप करके बना दिया डबल बॉन्ड। पर क्या यहां ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि इसमें बॉन्ड इस तरह प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि पॉलीमर में ही कहीं अनसैचुरेशन नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ये हमारी जो है, ये दोनों जो हैं एक यूनिट बना रहे हैं, क्योंकि इसी के बाद ये रिपीट हो रहा है। और मोर ओवर, क्योंकि यहां डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो एक यूनिट ये पूरी है। इसका मतलब है कि एक ये होगी यूनिट और एक ये होगी। क्यों? यहां से जब डबल बॉन्ड खुला तो वो इससे जुड़ा, फिर यहां से खुला तो फिर वो दोबारा इससे जुड़ा, तभी तो बीच में कहीं अनसैचुरेशन नहीं है। तो ये हमारा एडिशन पॉलीमर जो है ये कैसा हो गया? को पॉलीमर। रिमेंबर, अगर चेन्स के बीच में इस तरह जुड़े हुए हो और डबल बॉन्ड हो तब तो वो क्या होगा? होमोपॉलीमर। अदरवाइज वो को पॉलीमर है, क्योंकि दो किस्म के अलग अलग मोनोमर्स जुड़ रहे हैं। तो एक हमारा मोनोमर, फिर इसको भी हम आधा कर लिया, यानी कि रिपीट तो हो रही है, ये रिपीटिंग यूनिट ये है, ये एक यूनिट ये दूसरी यूनिट, तो रिपीटिंग यूनिट तो यही कहलाएगी ना। लेकिन ये रिपीटिंग यूनिट बनी कैसे है? ये रिपीटिंग यूनिट जो है ये बनी है दो अलग किस्म के मोनोमर से। तो यानी कि ये एक मोनोमर, ये दूसरा मोनोमर, बीच में डबल बॉन्ड लगा लेते हैं। तो यहां डबल बॉन्ड लगा लिया, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, जब ये खुलेगा डबल बॉन्ड तो नेचुरली ये दोनों जुड़ जाएंगी। फिर इसी तरह आगे की श्रृंखला बढ़ेगी। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ अ कोपॉलीमर। अब ये मैकेनिज्म ऑपरेट करने के लिए हमने देखा जो यूनिट्स आपस में ज्वाइन कर रही थी, एक क्या चाहिए? ड्राइविंग फोर्स, यानी कि रिएक्शन कैसे शुरू हो, मतलब एक इनिशिएटर। तो वो इनिशिएटर किस किस्म का हो उस पे ही आधारित है ये मैकेनिज्म। जैसा इनिशिएटर होगा वैसे ही मैकेनिज्म का नाम, यानी कि फ्री रेडिकल है, कैटायनिक है, एनायनिक है, किस किस्म से इसका इनिशिएशन हुआ है। और वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? हमारे मोनोमर के स्ट्रक्चर के ऊपर। मान लीजिए ये हमारा मोनोमर है, ये लगा हुआ है वाई, एनी अदर ग्रुप, इट कैन बी एच भी हो सकता है, उस केस में इथाइलिन होगी। इट कैन बी Cl, विनाइल क्लोराइड होगी। बेंजीन रिंग हो सकता है ये वाई, तो उस केस में स्टाइरीन होगी, एंड सो ऑन। तो हम देखिए कैसे निर्भर करता है मैकेनिज्म कि हम कौन सा इनिशिएटर सूटेबल होगा, कैसे हम इनिशिएट शुरुआत करें रिएक्शन की। तो शुरुआत करने के लिए ये अगर वाई है तो हमें देखना होगा जब इनिशिएट हो रहा है रिएक्शन, तो जो इंटरमीडिएट स्पीशी जो बन रही है इसमें तुरंत रिएक्टिव स्पीशी वो स्टेबलाइज हो रही है कि नहीं हो रही है। तो वो डिपेंड करता है ऑन दिस रिएक्टिविटी ऑफ दिस आर डबल बॉन्ड और स्टेबिलिटी ऑफ द स्पीशीज दैट इज फॉर्म, जो बनती है इनिशिएशन से। और जो स्टेबिलिटी है वो इन टर्न किस पे निर्भर करती है? वो निर्भर करती है ये वाई के ऊपर कि वाई का कैसा असर पड़ रहा है इसमें, वाई कैसे स्टेबलाइज कर दे रहा है इसको। वो नेचर में माइनस आई है या प्लस आई है, उसमें रेजोनेंस किस तरह से वर्क कर रहा है उसको स्टेबलाइज करने में, या इंटरमीडिएट स्पीशी को, जो रिएक्टिव स्पीशी कहना चाहिए। इंटरमीडिएट में क्या, क्योंकि रिएक्शन इतना तुरंत होता है चेन में, तो वो जो स्पीशी को किस तरह से स्टेबलाइजेशन मिल रहा है। तो ये विनाइल साइनाइड का ही एग्जाम्पल लेते हुए यहाँ हम इसमें इनिशिएटर का महत्व जानेंगे, तभी हम मैकेनिज्म समझ सकते हैं। अब मान लीजिए हमारा एनायनिक है इनिशिएटर। एनायनिक मतलब X नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल दैट इनिशिएटर इज X नेगेटिव। X नेगेटिव जब इसमें जुड़ेगा CH2CHCN में, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन से देने को डबल बॉन्ड खुला, इसके साथ लग गया, तो अब इस डबल बॉन्ड ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? अपॉन CH,
इधर शिफ्ट हो गया क्योंकि इसको ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन मिल गए यहाँ से। तो इलेक्ट्रॉन पे यहाँ जब शिफ्ट हुआ है तो हम देखें ये Cn जो लगा है, ये Cn क्या करता है, इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एक तो ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, साइनाइड अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा क्योंकि ये कार्बन के साथ लगा हुआ नाइट्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसने यहां से इलेक्ट्रॉन्स खींचे, इस कार्बन ने इन टर्न इस इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचा और इसको एनायन जो बना उसको स्टेबलाइज कर दिया। जो हमारी रिएक्टिव स्पीशी बन रही है उसको स्टेबलाइज एक तो इंडक्टिव से करा माइनस आई, और दूसरा देखिए ये रेजोनेंस से करा। ये यहां शिफ्ट हो गया इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो गया। इस किस्म से रेजोनेंस से भी ये इसको स्टेबलाइज कर ले रहा है। अब मान लीजिए यही इनिशिएशन जो होता है वो फ्री रेडिकल से हुआ। फ्री रेडिकल से हुआ तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, इनिशिएटर अब के हमारा फ्री रेडिकल है, तो एक फ्री रेडिकल यहाँ, अब इसको एक ही तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो उसमें से एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ आया और इसके साथ दो इलेक्ट्रॉन्स, एक बॉन्ड बन गया। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका वाला तो यहीं छूट गया इसके ऊपर, यानी कि वन फ्री रेडिकल, रिमेंबर जो भी इनिशिएटर होगा वो अपने ही जैसा एक और एक्टिव स्पीशी जनरेट करेगा। सो वन फ्री रेडिकल इज जनरेटिंग अनदर फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल जो है ये इलेक्ट्रॉन्स की कमी, मतलब फ्री रेडिकल यही तो दर्शाता है, बहुत रिएक्टिव स्पीशी। तो ये क्या होगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। किस तरह, देखिए यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स लगे हैं तो इधर को खिंच जाएगा, इधर को खिंच गया। अब ये इधर आ गया, ये बॉन्ड टूटा, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, यानी कि इन दोनों के बीच क्या बन गया, डबल बॉन्ड। ये बॉन्ड टूटा तो एक ही इलेक्ट्रॉन तो इधर आया, होमोलिटिक फिशन, और एक इलेक्ट्रॉन यहां रह गया, यानी कि इस किस्म से रेजोनेंस के द्वारा ये स्पीशी स्टेबलाइज हो गई। तो कहने का मतलब है विनाइल साइनाइड का जो इनिशिएशन है वो दोनों किस्म से हो सकता है। इसका मतलब फ्री रेडिकल से भी और दूसरा एनायन से भी, एनायनिक इनिशिएटर भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी द थर्ड टाइप ऑफ इनिशिएशन, बिकॉज हमने देखा इनिशिएटर डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोमर। तो अब इसी विनाइल साइनाइड का अगर हम इनिशिएशन करें X+, यानी कि इनिशिएटर कैसा है, कैटायन, तो एक कैटायन दूसरे कैटायन को जनरेट करेगा, मतलब X पॉजिटिव, इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो डबल बॉन्ड ये वाला खुला और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट हो गया, इनके बीच में बॉन्ड बन गया। जब ये इधर शिफ्ट हो गया तो नेचुरली कार्बन के ऊपर क्या आ गया, ये इधर शिफ्ट हो गया क्योंकि X के साथ जुड़ने के लिए, इसकी वैलेंसी पूरी करने को, तो C के ऊपर क्या आ गया, अब पॉजिटिव चार्ज। और हमने देखा साथ में क्या लगा है, Cn, वो तो खुद ही अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है, यानी कि ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है नेचर में, तो ये इधर की तरफ ये खींचेगा इस पॉजिटिव चार्ज को और बढ़ाएगा। तो इसका मतलब, और रेजोनेंस से भी ये स्टेबलाइज नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब क्या है, इसका विनाइल साइनाइड का अगर हम पॉलीमराइजेशन करें, इट विल नॉट बी सक्सेसफुल इफ वी आर यूजिंग अ कैटायनिक इनिशिएटर। अब वहीं पे हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया आपको इनिशिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म की शुरुआत ही उससे होती है, तो हमको इनिशिएटर का महत्व जानना पड़ेगा, तभी हम मैकेनिज्म समझ सकते हैं कि कैसा मैकेनिज्म यूज करें। अब मान लीजिए ये हमारा एग्जाम्पल जो है ये किसका है, यहाँ पे दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टाइरीन CH2CH6H5। अब इसमें अगर हमने एनायनिक डाला इनिशिएटर, एनायनिक यानी कि नेगेटिव चार्ज, तो क्या होगा, ये बॉन्ड खुला ये वाला, और इसके पास तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो बॉन्ड जब खुलेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं चाहिए ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इसने इसके साथ शेयर करा, तो इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होकर कार्बन के ऊपर चला गया। और आपको मालूम है कार्बन के ऊपर जब गया तो बहुत ही अच्छे ढंग से कार्बन के ऊपर गया हुआ ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये पूरे रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। किसके जरिए, किसके माध्यम से, ये अलग अलग स्ट्रक्चर बनेंगे बाय वर्च्यू ऑफ दिस बेंजीन रिंग, क्योंकि ये डबल बॉन्ड यहाँ पुल हुआ, पाई इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ, तो यहाँ ये खिंच के गया तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, यानी कि ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर। इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन पेयर अब कहाँ चला गया, यहाँ, तो इसने यहाँ डबल बॉन्ड बनाया तो ये वाला खिंच के पैरा में चला गया, यानी कि ऑर्थो पैरा पोजिशन से स्टेबलाइज हो गया। मतलब हम एनायनिक इसमें इनिशिएटर यूज कर सकते हैं। वहीं पर देखें हम कैटायनिक, कैटायनिक में X पॉजिटिव, तो इसने इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ खींचा, ये जो इनके बीच के था ये यहाँ आ गया, तो इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज,
और ये पॉजिटिव चार्ज भी बहुत ही अच्छी तरह ऑर्थो और पैरा पोजिशन से इस तरह स्टेबलाइज हो जाएगा बाय द बेंजीन रिंग। सिमिलरली फ्री रेडिकल अगर हमने यूज करा तो उस केस में भी यानी कि इनिशिएटर है एक फ्री रेडिकल ये है X, इसको यहां से एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जब बॉन्ड टूटा एक ही इलेक्ट्रॉन इधर आया, इन दोनों ने एक बॉन्ड बना दिया, तो इस कार्बन के ऊपर अगले वाले कार्बन के ऊपर क्या छूट गया, एक इलेक्ट्रॉन। और ये फ्री रेडिकल जो है वंस अगेन ये फ्री रेडिकल यहां है, इसने एक यहां से लिया, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए, डबल बॉन्ड बना, तो यहां पे क्या आ गया ऑर्थो पोजीशन में ये एक अकेला छूटा हुआ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली ये भी इस तरह क्या हो रहा है, लगातार स्टेबलाइज हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है, देखिए इस किस्म के पॉलीमराइजेशन में ऑल थ्री आर वर्किंग वेदर दे इट इज इनिशिएशन बाय अ फ्री रेडिकल, कैटायन और एंड एनायन। इसलिए देखा गया है ज्यादातर केसेस में एडिशन पॉलीमराइजेशन के बहुत ज्यादा सुविधाजनक हमारा होता है और जो बहुत यूज करा जाता है वो है फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। हालांकि बाकी दोनों भी होते हैं, कैटायनिक भी एनायनिक भी, जैसे बताया आपको, वो डिपेंड करता है कि हमारी जो रिएक्टिव स्पीशी बनी वो किस ढंग से स्टेबलाइज हो रही है। तो इनिशिएटर के आधार पर हम अपने मैकेनिज्म को डिवाइड कर सकते हैं फ्री रेडिकल और आयोनिक। फ्री रेडिकल जो कि सबसे ज्यादा कॉमन है, क्योंकि रेडिकल्स जो हैं इसमें स्टेबलाइजेशन होता है क्योंकि दे आर टॉलरेंट टू मेनी फंक्शनल ग्रुप्स। अभी आपको दिखाया था कि किस तरह कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा हो ये स्टेबलाइज हो जाता है जो रिएक्टिव स्पीशीज से बनती है मोस्ट ऑफ द टाइम, और सॉल्वेंट से भी स्टेबलाइज हो जाता है इंक्लूडिंग वाटर। इसलिए सबसे कॉमन जो है, मोस्ट कॉमन यूज्ड है हमारा फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन। इनिशिएटर्स क्या होते हैं इसमें, पेरोक्साइड्स टाइप, जैसे टर्शरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है तो ये इसकी पेरोक्साइड टर्शरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड, या बेंजोइल पेरोक्साइड C6H5CO बेंजोइल ग्रुप, ये इधर ऑक्सीजन ये इधर ऑक्सीजन यानी इसकी पेरोक्साइड। या कुछ केसेस में एजोबिस आइसोब्यूटाइल नाइट्राइल, ये भी जो है ये जनरेट करता है क्योंकि इसमें से नाइट्रोजन निकल आता है, तो फ्री रेडिकल जो बनता है वो ये होता है CH3CN, यानी कि ये फ्री रेडिकल बना, इधर से एक N इधर से एक N, तो ऐसे दो एक से हमारे फ्री रेडिकल इससे बन गए, N2 निकल गया। एजोबिस क्योंकि दो हैं इस तरह के, आइसोब्यूटाइल नाइट्राइल, ये क्या है आइसोब्यूटाइल ग्रुप, और यहाँ क्या लगा है नाइट्राइल, तो आइसोब्यूटाइल एजोबिस, एजो क्योंकि ये है नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन यहाँ एक यहाँ, अगर इस तरह अलग नहीं निकलते तो डायजो होता है, जैसे डायजोनियम क्लोराइड में होता है N2, वो एक ही से जुड़े होते हैं, पर यहाँ ये एक किस्म की एंटिटी से एक है, एक किस्म की एंटिटी से एक है, इसलिए एजोबिस कहते हैं, डायजो नहीं कहते हैं। तो एजोबिस, आइसोब्यूटाइल नाइट्राइल, ये सारे हमारे इनिशिएटर्स हैं किसके लिए, जो जनरेट करते हैं फ्री रेडिकल। यहां से भी फ्री रेडिकल बनेगा, होमोलिटिक फिशन होगा, देखिए इसमें, यानी कि CH3 होल थ्राइस CO, ऐसे यहां से भी निकला तो बन गया, बीच में से होमोलिटिक फिशन से बनते हैं फ्री रेडिकल, सबको तो ये मालूम ही है। ऐसे ही इसमें से भी निकलेगा बेंजोइल पेरोक्साइड में से, और बेंजोइल पेरोक्साइड में तो फिर उसके बाद क्या निकल आएगा CO2 और रह जाएगा C6H5 फ्री रेडिकल। ऐसे ही इसमें निकल आएगा N2, तो ये रह जाएगा ये वाला फ्री रेडिकल, कौन सा वाला आइसोब्यूटाइल नाइट्राइल फ्री रेडिकल, इस तरह बनेंगे। तो ये इनिशिएटर्स हैं हमारे फ्री रेडिकल्स के। और ऐसा ही अब डिवाइड हुआ है दो में, फ्री रेडिकल दूसरा आयनिक। आयनिक में कौन सा, हमने देख लिया इनिशिएटर के माध्यम से कि वो कैटायनिक भी हो सकता है या एनायनिक भी हो सकता है। कैटायनिक में जो इनिशिएटर होते हैं, मतलब जो पॉजिटिव स्पीशीज जनरेट करते हैं, वो जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड्स, जैसे कि H2SO4, HF या BF3 in H2O. This is very good, BF3 in H2 also. This is also used. Now anionic मतलब नेगेटिव स्पीशीज जनरेट करने वाली, वो NaNH2 या ब्यूटाइल लिथियम, ये भी एनायनिक, क्योंकि Bu नेगेटिव Li पॉजिटिव, तो एनायनिक इनिशिएटर।
तो इतना समझने के बाद अब आपको कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए कि ये मैकेनिज्म कैसे ऑपरेट करेगा एडिशन पॉलीमराइजेशन का, इस बैकग्राउंड नॉलेज के साथ, क्योंकि हमें मालूम है कौन स्टेबल है। तो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज द मोस्ट कॉमनली अकरिंग, इसीलिए हम उसको सबसे पहले देखेंगे। तो इसमें क्या होगा, 3 स्टेप्स में होता है, चेन इनिशिएशन, फिर चेन प्रोपगेशन, फिर चेन टर्मिनेशन। तो चेन इनिशिएशन किससे इनिशिएट हुई, हमारी इनिशिएट हुई क्या बनने से, फ्री रेडिकल। तो मान लीजिए हमारा इनिशिएटर जो है फ्री रेडिकल बनाने के लिए ये है ये परऑक्साइड। अगर ये C6H5CO तो ये क्या होगा, ये बेंजोइल परऑक्साइड। तो इसमें हुआ होमोलिटिक फिशन, ये बॉन्ड टूटा बराबर बराबर, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां गया, यानी कि बन गए 2 हमारे पास इस किस्म से फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल में क्या होगा, क्योंकि ऑक्सीजन अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन्स कहां से खींचेगा, कार्बन से, बहुत रिएक्टिव स्पीशी है। तो कार्बन क्या करेगा, इंटर्न कार्बन और ये लगे हुए ग्रुप का ये बॉन्ड टूट जाएगा। कैसे टूटेगा, क्योंकि यहां तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक ही इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चला जाएगा, यानी कि इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना लेगा, तो डबल बॉन्ड, और यहां रह जाएगा सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। मतलब कहने का है, वी हैव जनरेटेड आर फ्री रेडिकल बाय द एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और एक बार ये फ्री रेडिकल बन गया तो हमारी श्रृंखला की चेन की शुरुआत कैसे होगी, फ्री रेडिकल बहुत ही रिएक्टिव स्पीशी है और इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास प्रेजेंट हैं, डबल बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको एक की जरूरत है, तो ये डबल बॉन्ड तुरंत टूटा, एक इलेक्ट्रॉन के साथ यहां एक बॉन्ड बना लिया। जब एक इलेक्ट्रॉन के साथ बनाया, डबल बॉन्ड टूटा, क्योंकि एक ही की जरूरत है, तो एक इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली इसके ऊपर रह गया। तो इसका मतलब हमारी श्रृंखला की शुरुआत हो गई। 1 फ्री रेडिकल हैज इनिशिएटेड द रिएक्शन लीडिंग टू चेन इनिशिएशन, क्योंकि अब ये जो हमारी कार्बन की चेन बनी इस पॉलीमर, इस पहले मोनोमर के यूनिट से, ये बहुत ही रिएक्टिव है और इसको हम कहते हैं चेन का, श्रृंखला की शुरुआत होना, यानी कि चेन इनिशिएशन। नाउ द सेकेंड स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन इज चेन प्रोपगेशन। क्योंकि ये इतनी रिएक्टिव स्पीशी है, एक और मोनोमर से रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये डबल बॉन्ड खुलेगा, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो एक ही यहां आया और एक इसके साथ, तो इसने क्या बना लिया, इस तरह से एक बॉन्ड, और इस कार्बन के ऊपर फिर सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रह गया। और ये श्रृंखला इस तरह आगे बढ़ती चली जाएगी जब तक, मान लीजिए N के साथ ये रिएक्ट कर रहा है, और एक ऑलरेडी यहाँ जुड़ चुका है, इसलिए N+1 लिखा है। यू कैन राइट N ऑल्सो, दैट इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि एक मोनोमर हमारा यूनिट यहाँ इससे पहले इसमें जुड़ चुका था। तो NCH2 CHCl, तो हमारे पास क्या बन गया, हमने लिया है तो बन गया R CH2 CHCl N+1 CH2 CHCl, यानी कि एक से दूसरा लगातार जेनरेट होता चला जा रहा है। यहां तक तो चेन इनिशिएशन था, अब चेन इनिशिएट होके ये जुड़ा एक, फिर उसके बाद N और जुड़ गए, देयरफॉर N+1 इसमें आगे को जुड़ गए हैं, एक बार चेन इनिशिएट हो गई। तो ये चेन कैसे टर्मिनेट होगी जो बन गई है, यानी कि शुरू में ही इतने रिएक्शन हुआ तुरंत, तो हाई मॉलिक्यूलर वेट हमारा पॉलीमर बन गया है। टर्मिनेशन कैसे होता है, रेडिकल कॉम्बिनेशन से या डिस्प्रोपोर्शनेशन से। तो रेडिकल हमारा कॉम्बिनेशन मतलब कि एक फ्री रेडिकल का है, पॉलीमर का ही चेन का, वो दूसरे फ्री रेडिकल के साथ, मतलब मान लीजिए इधर है R CH2 CHCl CH2 CH, ये कैसे बना आगे देखिए, क्योंकि इस तरह से थे ना यूनिट। अब यहां जैसे मैंने आपको बताया, आप N भी लिख सकते हैं, दैट इज नॉट अ बिग इशू। सो CH2 CHCl ये रिपीटिंग यूनिट है। इसके आगे देखिए CH2 CHCl, इसलिए दिखा दिया क्योंकि दिखाने को कि इसके ऊपर क्या है, ये फ्री रेडिकल। अब एक फ्री रेडिकल यहां, ऐसे ही दूसरा और भी तो चेन है हमारे पास जिसके ऊपर फिर ऐसा फ्री रेडिकल है, तो दोनों फ्री रेडिकल वाली इस एंड से ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल ज्वाइन करे तो बॉन्ड बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड। तो कहने का मतलब है ये हमारा बन गया फ्री रेडिकल के कॉम्बिनेशन से चेन टर्मिनेट हो गई, अब कोई एक्टिव साइट नहीं रही।
दूसरा जो तरीका है इसका वो है डिस्प्रोपोर्शनेशन। वो किस तरह होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन? उसमें इस तरह फ्री रेडिकल जब हमारे पास है एक, और ये यहां लगा है Cl, अब ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, ये फ्री रेडिकल अपने ही इसी चेन से, अगर यहां फ्री रेडिकल है, यहां से ये एक निकाल ले, इसको स्टेबलाइज करने के लिए एक H निकल जाए, यानी कि क्या हो जाए, देखिए ये इस तरह आ गया यहां, और ये H निकल जाए किस फॉर्म में, फ्री रेडिकल के फॉर्म में। फ्री रेडिकल के फॉर्म में जब H निकलेगा तो यहां CH रह जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां छोड़ के, एक यहां ऑलरेडी था, ये दोनों क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। ये हाफ एरो दिखा रखा, एक इलेक्ट्रॉन, ये यहां से H निकल गया एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के, तो इन दोनों ने बना लिया डबल बॉन्ड। तो हमारा बन गया ये कैसा कंपाउंड, अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन जनरेट हो गया। या ऐसा भी हो सकता है, अब जब ये निकल गया एक चेन में तो इस तरह, तो फिर अब क्या होगा, जो दूसरी वाली ऐसी है, क्योंकि वो दोनों आपस में जुड़े नहीं है ना, तो दूसरे में यहां से जो हमारा H निकला था फ्री रेडिकल, वो H फ्री रेडिकल यहां जुड़ गया, तो कहने का मतलब है ये प्रोडक्ट बन गया। मतलब एक तो बन गया अनसैचुरेटेड और एक बन गया सैचुरेटेड। एक तरफ से हाइड्रोजन यहां से निकला और इस वाले फ्री रेडिकल में यहां जुड़ा। हाइड्रोजन निकलना मतलब ये ऑक्सीडाइज हुआ और ये रिड्यूस हुआ, इसी का नाम है डिस्प्रोपोर्शनेशन। दैट इज वन चेन इज ऑक्सीडाइज्ड एंड द अदर चेन इज रिड्यूस्ड। ऐसे भी हमारे पॉलीमर का जो है ये एडिशन मैकेनिज्म जो है उसमें टर्मिनेशन इन दो ढंग से होता है, या तो चेन जुड़ जाए फ्री रेडिकल्स की, कॉम्बिनेशन हो जाए, या डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाए। अब ये एडिशन जो है पॉलीमराइजेशन, ये कंप्लीट करने से पहले इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं आपको बताती हूं, वो है ब्रांचिंग ऑफ द पॉलीमर चेन। ब्रांचिंग कैसे हमारी संभव है इसमें, ये देख लीजिए, एक है हमारा इधर इस किस्म से यूनिट जिसमें क्या लगा है, ये फ्री रेडिकल, मतलब यही तो जनरेट हो रहे हैं हमारे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। और आप देख रहे हैं एंड ऑफ द चेन, तो ये क्या है नेचर में, प्राइमरी। ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें ब्रांचिंग कैसे संभव है, इस तरह से संभव है कि जब ये दूसरे, क्योंकि ऐसी और भी यूनिट हैं आगे जो पॉलीमर हमारे बन चुके हैं, तो किस तरह से, अब ये क्या करेगा, क्योंकि इतना रिएक्टिव है ये प्राइमरी, तो अब ये कैसे चेंज हो जाएगा। देखिए अब ये इस तरह क्यों होगा, क्योंकि ये इस तरह की एक यूनिट है, तो उससे क्या हुआ, उससे इसने ये ले लिया यहाँ, यानी कि हाइड्रोजन इधर ले लिया, तो एक इसमें चेंज हो गया। ये खुद ये यूनिट, एक की जरूरत थी एक इलेक्ट्रॉन की, वो इलेक्ट्रॉन कैसे मिला, वन फ्री रेडिकल जेनरेटिंग दी अदर। और क्यों ये जनरेशन हो रहा है, ये पॉलीमर यूनिट्स हैं, याद रखिए, ये भी पॉलीमर यूनिट है, एक ये भी पॉलीमर यूनिट है। इसमें से क्यों ले लिया इसने इस तरह, क्योंकि जब यहां फ्री रेडिकल जनरेट होगा तो ये कैसा जनरेट हो रहा है, सेकेंडरी। यहां तो था प्राइमरी, यहां से जब H निकला एक इलेक्ट्रॉन लेके, एक छोड़ के, वही होमोलिटिक फिशन, तो इस कार्बन के ऊपर दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लगे हैं, यानी कि कैसा सेकेंडरी। एंड वी नो दैट सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू प्राइमरी। अब सेकेंडरी एक बार बन गया, यही है इसका ड्राइविंग फोर्स चेन बनने का। तो फिर इसने कंबाइन किया फिर से मोनोमर में, ये क्योंकि इथाइलिन है इसकी रिपीटिंग यूनिट, तो इसके साथ रिएक्ट करा तुरंत, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां लगा, तो एक इलेक्ट्रॉन ये ऑलरेडी यहां है, एक बॉन्ड बन गया, और इधर एक ही इलेक्ट्रॉन रह गया, मतलब एक ब्रांच यूनिट क्रिएट हो गई। अब ये ब्रांच यूनिट फिर एक और CH2 से अटैक करेगी उसके ऊपर, क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव है, एक्टिव साइट है, फ्री रेडिकल है, तो फिर ये यहां से जुड़ी एक इलेक्ट्रॉन से, और यहां सिर्फ रह गया एक इलेक्ट्रॉन। तो आप देख रहे हैं क्या बन गई, ब्रांचिंग हो गई। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस तरह जो हमारा पॉलीमर बन रहा है ब्रांच चेन, वो टाइटली पैक्ड नहीं होता है, जो शुरू में आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, ऐसी उसमें ब्रांचिंग होती है। तो ब्रांचिंग होने की वजह से इसकी डेंसिटी कम होगी, इसको हम क्या कहेंगे, लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। ये क्या है, लो डेंसिटी, ब्रांचिंग है तो क्लोज यूनिट पैक नहीं है पॉलीमर्स की, तो लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन।
और जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जब ये बीच की ब्रांचिंग ना हो, इस तरह से हमारे टाइटली पैक्ड अनब्रांच्ड लीनियर पॉलीमर बने, जिसको कहते हैं हम HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। और इसको बनाने के लिए जो मैकेनिज्म है वो हम बाद में पढ़ेंगे, बिकॉज दैट ब्रॉट अबाउट अ रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ polymers. So that is all for today.